मैं हूं कैप्टन प्रभाकांत त्रिवेदी। आप सबका चैतन्य चिंतन चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको मकर संक्रांति की शुभकामनाएं प्रदान करना चाहूँगा। मकर संक्रांति का त्योहार पूरे भारत में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। सारे भारतीय जनमानस की यही आकांक्षा होती है कि वो जितना अधिक से अधिक पुण्य लाभ प्राप्त कर सके, उतना अधिक पुण्य लाभ प्राप्त करे। इसके लिए वो हमारे तीर्थों के ऊपर जाकर के स्नान, दान इत्यादि क्रियाएं करता है। तो मकर संक्रांति का इतना वैभव है, इतना महत्व है, इसकी और अधिक जानकारी के लिए आओ हम विमर्श करते हैं कि मकर संक्रांति है क्या। मित्रों, मकर संक्रांति एक विशुद्ध खगोलीय घटना है। खगोलीय घटना का तात्पर्य कि आकाश में होने वाली और ग्रहों के संचरण से संबंधित एक घटना है। इस दिन सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने या धनु राशि से मकर राशि में आने का तात्पर्य ये कदापि नहीं है कि सूर्य संचरणशील है। मित्रों, सूर्य स्थिर है और पृथ्वी तथा उससे संबंधित जो भचक्र है वो संचरणशील है। और जैसे ही सूर्य के सामने मकर राशि आती है, मकर राशि के आते ही मकर संक्रांति प्रारंभ हो जाती है। वैसे संक्रांति प्रत्येक महीने आती है और सूर्य प्रत्येक राशि में जब प्रवेश होता है तो उसे सूर्य संक्रांति कहते हैं। लेकिन मकर राशि का महत्व सभी अन्य संक्रांतियों से अधिक है। इसको और अधिक स्पष्ट करने के लिए मैं आपसे विमर्श करना चाहूंगा कि पृथ्वी से संबंधित जो तारामंडल है उसको हमारे ज्योतिषियों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने 12 बराबर भागों में बांटा है और प्रत्येक भाग 30 अंश का है। उस भाग के अंदर दिखाई पड़ने वाले तारा समूह के आधार पर उनका नाम दिया गया है। जैसे जो मेष राशि से संबंधित तारा समूह हैं, उसमें मेष के आकार की एक भेड़ दिखाई पड़ती है। वृष राशि से संबंधित तारा समूह में वृष का आकार दिखाई देता है। इसी प्रकार मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला जितनी राशियां हैं जो 12 भाग बांटे गए हैं, उनसे संबंधित वहां आकार, तारामंडलों का आकार दिखाई पड़ता है, जिसके कारण ही उनका नामकरण उन राशियों के आधार पर किया गया है। तो इस प्रकार से 30-30 डिग्री की 12 भाग हैं और उन 12 भागों को 12 राशियां मानी गई हैं। और एक राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र आते हैं और 2.25 नक्षत्रों में 4-4 चरण दोनों नक्षत्रों के और एक चरण तीसरे नक्षत्र का। तो इस प्रकार से एक राशि में 9 चरण आते हैं। तो अब जैसे ही मकर राशि से संबंधित उत्तराखाढ़ा नक्षत्र होता है, उत्तराखाढ़ा नक्षत्र का प्रथम चरण धनु राशि में होता है। जैसे ही उत्तराखाढ़ा नक्षत्र का द्वितीय चरण सूर्य के सामने आता है, उसी समय से मकर संक्रांति प्रारंभ हो जाती है। और इस मकर संक्रांति का फैलाव धनिष्ठा नक्षत्र के दूसरे चरण तक होता है। तो इस प्रकार से हम संक्षेप में आपको ये बताते चले कि मकर संक्रांति सूर्य के सामने जब मकर राशि आती है तो उसको मकर संक्रांति कहते हैं। अब हम आपको इस मकर संक्रांति के वैज्ञानिक महत्व के विषय में बताएंगे, क्योंकि बिना वैज्ञानिक महत्व जाने बिना हम सभी केवल इसको कोरी कल्पना मान बैठते हैं
मकर संक्रांति का वैज्ञानिक महत्व इतना अधिक है, मैं आपको बताऊं कि इस दिन सारे ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ सक्रिय हो जाती है। ये एक कोरी कल्पना नहीं है, ये एक वैज्ञानिक सच है। इसको समझने के लिए आपको हमारी बातों को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड में समस्त ऊर्जा का एकमेव स्रोत होता है और ज्योतिष विज्ञान के अनुसार ये आत्मा का कारक भी होता है। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश होता है तो मकर राशि के जो नक्षत्र हैं, उत्तराखाढ़ा नक्षत्र, उसके 3 चरण होते हैं मकर राशि में, दूसरा, तीसरा और चौथा चरण। तो उत्तराखाढ़ा नक्षत्र का जो स्वामी सूर्य है वो एक तो अपने पुत्र शनि की राशि में प्रवेश करता है और दूसरा अपने स्वामित्व वाले नक्षत्र में भी प्रवेश करता है, क्योंकि उत्तराखाढ़ा नक्षत्र का स्वामी सूर्य है। और इसके जो देवता हैं वो 10 देवता हैं। उन 10 देवताओं को विश्व देव कहा गया है और वो सूर्य के उत्तराखाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश होते ही वो विश्व देव जागृत हो जाते हैं। और जब विश्व देव जागृत हो जाते हैं तो विश्व देव की जो शक्तियां हैं, 10 विश्व देव हैं और उनकी 10 शक्तियां हैं। हम आपको क्रम के साथ बताते हैं कि सबसे पहले क्रतु विश्वदेव की जो शक्ति है वो इच्छा शक्ति है। दूसरे स्थान पर दक्ष की जो शक्ति होती है वो निपुणता और विशेषज्ञता होती है। तीसरे स्थान पर श्रव की शक्ति होती है सावधानी। चौथे स्थान पर सत्य की शक्ति होती है सत्य। 5वें स्थान पर काल की शक्ति होती है समय। 6वें स्थान पर काम की शक्ति होती है आकांक्षा। 7वें स्थान पर धुनि की शक्ति होती है दृढ़ता। 8वें स्थान पर कुरुमान की शक्ति होती है अनुभव। 9वें स्थान पर प्रभमान की शक्ति होती है आशावादिता। और 10वें स्थान पर रोचमान की शक्ति होती है सकारात्मकता। तो जैसे ही सूर्य उत्तराखाढ़ा नक्षत्र में आते हैं, उत्तराखाढ़ा नक्षत्र के जो देवता हैं, 10 देवता विश्व देव, वे जागृत होते हैं और विश्व देव के जागृत होते ही उनकी जो शक्तियां हैं वो समस्त ब्रह्मांड में क्रियाशील हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। उनके एक्टिव होते एक महान पूर्ण काल ब्रह्मांड में बन जाता है। एक बहुत ही अच्छा समय ब्रह्मांड में बन जाता है और उस अच्छे समय को व्यक्ति को भुना लेना चाहिए। वो अच्छा समय बार बार नहीं आता, मकर संक्रांति के प्रारंभ होने के समय ही आता है, उसके पूर्ण काल में ही आता है। तो इस मकर संक्रांति का वैज्ञानिक महत्व मैंने बताया, अब पौराणिक महत्व भी मैं आपको इसके साथ बताते चलता हूं। वायु पुराण के अंतर्गत एक कथा आती है, जिस कथा में सूर्य और सूर्य के पुत्र शनि, उनके बीच आपस में कुछ मनमुटाव रहता है। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश होते हैं उस समय सूर्य अपने अहम भाव को त्याग कर मन में आशावादिता को ला करके अपने पुत्र शनि से मिलने शनि की राशि मकर राशि में जाते हैं। जब शनि अपने पिता को आया हुआ देखते हैं तो उनके पास कुछ और नहीं होता, तो काले तिल के साथ वो अपने पिता सूर्य का स्वागत करते हैं। इसीलिए मकर संक्रांति के दिन काले तिलों को खाया जाता है और काले तिलों का दान दिया जाता है। तीसरी चीज, गंगा जी के द्वारा भागीरथ के पुरखों का तरन तारण मकर संक्रांति के दिन ही हुआ है। इसी कारण गंगा सागर में बहुत बड़ा आयोजन किया जाता है। गंगा सागर तीर्थ में संसार के लोग आकर के उसमें स्नान, दान, ध्यान, तर्पण, श्राद्ध सब करते हैं और अपने पुरखों का तरन तारण करते हैं।
गंगा सागर के विषय में कहा गया है, सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। और इसी दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण आता है। सूर्य के दक्षिणायन को देवताओं की रात कहा गया है, और जब सूर्य उत्तरायण में आते हैं तो उसको देवताओं का दिन कहा जाता है। सभी लोग पौराणिक महत्व के अनुसार सूर्य के उत्तरायण का इंतजार करते रहते हैं कि जब सूर्य उत्तरायण में आएंगे तभी वो कोई शुभ कार्य करेंगे। महाभारत में भीष्म पितामह के द्वारा अपनी मृत्यु का भी इंतजार किया गया कि जब सूर्य उत्तरायण में आएंगे तब भीष्म पितामह अपनी मृत्यु का संवरण करेंगे और वो मोक्ष को प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार आज के ही दिन सूर्य उत्तरायण में आते हैं। मकर संक्रांति का ये इतना ज्यादा ऊर्जावान समय होता है कि हम इसका सदुपयोग करें। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, रवेः शंकमरणम राशौ संक्रांति इति कथ्यते, स्नानम दानम तपः श्राद्धम होमादिषु महाफला। रवि जब मकर संक्रांति में आते हैं तो उसे मकर संक्रांति कहा जाता है, और मकर संक्रांति के समय आने पर स्नान, दान, तप, श्राद्ध और होम इत्यादि, हवन इत्यादि महान फलदायी होते हैं। इसीलिए लोग तीर्थों में जाकर के स्नान करते हैं और स्नान के बाद दान करते हैं, तप करते हैं। तप का तात्पर्य है अपने मन के अंदर में प्रवेश करना, उतरना। श्राद्ध करते हैं और हवन यज्ञ इत्यादि क्रियाएं करते हैं। इस दिन दान जो दिया जाता है वो खिचड़ी का दान दिया जाता है। चावल और काले उड़द की खिचड़ी तथा तिल और गुड़ का दान दिया जाता है। और इसके अनुसार, जन्म राशि के अनुसार भी व्यक्ति दान दे सकता है। जैसे जिनकी राशि मेष और वृश्चिक है वो खिचड़ी और गुड़ का, तिल का दान तो करें ही करें, इसके अतिरिक्त लाल कपड़े में मसूर की दाल को बांध करके वो दान कर सकते हैं। जिनकी राशि वृक्ष और तुला है वो खीर का दान करें। जिनकी राशि मिथुन और कन्या है वो ये खिचड़ी का दान, गुड़ का दान, तिल का दान करें ही करें। इसके अतिरिक्त वो हरे कपड़े में हरी मूंग बांध करके किसी ब्राह्मण को दान दे सकते हैं या गाय को हरा चारा खिला सकते हैं। जिनकी राशि कर्क है वो चांदी का दान करें। जिनकी राशि सिंह है वो ताम्र का दान करें, तांबे का दान करें। इसके अतिरिक्त जिनकी राशि धन और मीन है वो पीले वस्त्रों का दान कर सकते हैं, या पीले खाद्यान्न का दान कर सकते हैं, या पीले फलों का दान कर सकते हैं। और जिनकी राशि मकर और कुंभ है वो काले रंग के तिल, काले रंग की उड़द को काले तिल में बांध करके दान करें। इसके अतिरिक्त कंबल दान, छाता दान, ये भी काली चीजों का वो दान करें। ये उनके लिए बहुत ही पुण्यवान होगा और बहुत ही फलवान होगा। संक्रांति के भारत में विभिन्न रूप हैं। हम आपको एक पीपीटी के माध्यम से ये बताना चाहते हैं। प्रारंभ करते हैं उत्तर भारत से, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, इन सब में मकर संक्रांति को मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं। आसाम में माघी बिहू के रूप में मनाते हैं। उड़ीसा में खिचड़ी के माध्यम से मनाते हैं। तमिलनाडु में पोंगल कह करके इस मकर संक्रांति को लोग मनाते हैं। केरल में मकर विशु कहा जाता है। कर्नाटक में सुग्गी हब्बा और गुजरात में उत्तरायण के नाम से जानते हैं मकर संक्रांति को। श्रीनगर में शिशु संक्रांति के रूप में मकर संक्रांति को मनाया जाता है। तो इस प्रकार मकर संक्रांति का ये त्योहार इतना विशाल है कि संपूर्ण भारत में किसी न किसी रूप में मकर संक्रांति मनाई जाती है। आओ हम ये बात करते हैं कि इस वर्ष सन 2022 में मकर संक्रांति का पुण्यकाल क्या है। विभिन्न पंचांग में मकर संक्रांति का अलग अलग समय दिया हुआ है। कुछ पंचांग में संक्रांति काल
दोपहर में 2:20 दिया हुआ है, लेकिन ऋषिकेश पंचांग उत्तर भारत और या यूं कहिए संपूर्ण भारत का एक आदर्श पंचांग है। उसमें शाम को 14 जनवरी को रात्रि 8:34 पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। इसलिए इसका जो पुण्य काल होगा वो 15 जनवरी को मध्याह्न 12:34 तक रहेगा। अतः 15 जनवरी की ब्रह्मवेला में स्नान करें, उसी समय दान करें और मध्याह्न तक 12:34 तक ये खिचड़ी खाएं, खिचड़ी का दान करें, तिलगुड़ खाएं, तिलगुड़ का दान करें और अन्य जो दान आपसे संभव हो वो करें। यही शास्त्र सम्मत है और यही श्रेयस्कर भी रहेगा। एक बार फिर से आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। जिन मित्रों ने हमारा ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक करें और हमें कमेंट भेजें। आपके बहुत सारे कमेंट हमको अच्छा से अच्छा वीडियो देने के लिए प्रेरित करते हैं। अभी हमारे पास कुछ लोगों के कमेंट्स आए हैं कि हम नए साल के भविष्यवाणी के रूप में हर एक राशि की पृथक पृथक वर्ष में भविष्यवाणी आपके सामने रखें, तो हम प्रयास कर रहे हैं। जल्दी ही हम आपके सामने हर एक राशि का राशिफल लेकर के उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही। बोलो दुर्गे मैया की जय।